Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 12th June of 2020 and it's a Friday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu. आज की जो हम पहली न्यूज़ देखेंगे वो है स्लम पॉपुलेशन मोस्ट एट रिस्क। ऐसा ICMR ने कहा है कि जो स्लम पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है, इसलिए इस कोविड-19 डिजीज़ में क्या कहते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है क्या कहते हैं पेशेंट्स आने के और फैलने के कोविड-19 के। इसमें कहा गया कि इंडिया ओवरटेक्स यूके विथ फोर्थ हाईएस्ट कोविड-19 टेली इन वर्ल्ड, कि क्या कहते हैं इंडिया ने यूके से आगे आकर फोर्थ पोजीशन ले ली है क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा कोविड केसेस होने के। क्या कहते हैं इससे ऊपर USA ब्राज़ील है, इसके ऊपर USA ब्राज़ील है। और क्या कहते हैं यूके में केस थे 2,92,854 केसेस थे और अब इंडिया में हो गए 2,97,928 केसेस हो चुके हैं। इसमें वही कहा गया है कि ICMR ने कहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि क्या कहते हैं कि स्लम पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा रिस्क है कि कोविड पेशेंट्स के आने का। इसमें ये कहा गया है द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट सीरियो सर्वे ऑन कोविड-19 स्प्रेड दैट stated that urban slum population was most vulnerable to the spread, followed by urban settlement. इसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा कहते हैं कोविड-19 का स्प्रेड होने का सबसे ज़्यादा चांसेस अर्बन क्या कहते हैं स्लम पॉपुलेशन में है, उसके बाद अर्बन सेटलमेंट सिटीज़ में है। सबसे पहले स्लम जगहों पे है जहाँ पे झोपड़ी पट्टी वहाँ पे, उसके बाद शहर में, फिर उसके बाद आता है रूरल एरियाज़ में स्प्रेड उसका। इसमें ये भी कहा गया द ICMR asserted that the country is not in the community transmission phase, कि अभी कंट्री में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, अभी उस फेज में कंट्री नहीं आया है। द रिस्क ऑफ स्प्रेड वॉज 1.09 टाइम्स हायर इन अर्बन एरियाज दैन 1.89 टाइम्स हायर इन अर्बन स्लम्स। इसमें कहा गया कि 1.09 टाइम्स अर्बन सिटीज़ में हायर है रिस्क फैलने का और 1.89 टाइम्स अर्बन स्लम्स में। इसमें ये भी कहा गया है कि द इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट इज़ वेरी लो एट 0.08%, कि यहाँ मरने वालों की संख्या का परसेंटेज 0.08% है। द सीरो सर्विलेंस स्टडी कंडक्टेड इन 83 डिस्ट्रिक्ट कवरिंग 28 की सीरो सर्विलेंस हुआ था, एक सर्वे हुआ था, उसमें 83 डिस्ट्रिक्ट का हुआ था जिसमें 28,595 हाउस होल्ड थे, 26,400 इंडिविजुअल लोग थे जो ICMR द्वारा हुआ था। इसमें बताया गया कि 0.73% ऑफ द पॉपुलेशन सर्वेड शोड एविडेंस ऑफ पास्ट एक्सपोजर टू कोविड-19, कि जो कोविड-19 का पास्ट पहले के पेशेंट थे ऐसा लग रहा था, उसमें से 0.3% जो थे इसमें ये बताया गया है। चलिए देखते हैं थोड़ा ICMR के बारे में क्या होता है। ICMR आज है 12 जून। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे टाइप करिए क्वेश्चन और आप इस लोगों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस लोगों को देख के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ICMR द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एक बॉडी है जो क्या कहते हैं देखती है फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च का देखती है। ये एक इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ इन द वर्ल्ड। ये ओल्डेस्ट और काफ़ी बड़ी मेडिकल रिसर्च बॉडी है पूरी दुनिया में से। ये फंड की जाती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। ये ICMR के 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्या कहते हैं रिसर्च वर्क में यूज़ होते हैं, जैसे हेल्थ टॉपिक्स लाइक ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कॉलरा, डायरियल डिसीजेस, वायरल डिसीजेस और एड्स जैसी बीमारियाँ, मलेरिया, कालाजार, वेक्टर कंट्रोल, न्यूट्रिशन, फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजी, इन सब में यूज़ होती है ये सब। इसके 6 रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भी होते हैं जो रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जो क्या कहते हैं एक रीजन में कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिजीज़ फैल जाती है, किसी पर्टिकुलर रीजन ही में फैलती है, तो उसके लिए क्योर ढूंढने के लिए भी ये काम करती हैं। द काउंसिल रिसर्च प्रायोरिटी कंसाइड विद नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज सच एज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। ये उसमें भी काम करती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ को भी क्या कहते हैं मैनेज करने के लिए, जो फैलती है उनमें भी कंट्रोल करने के लिए, फर्टिलिटी कंट्रोल के लिए, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, जो न्यूट्रिशन डिसऑर्डर होता है बच्चों में आ जाता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये वर्क करती है। डेवलपिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ फॉर हेल्थ केयर डिलीवरी, कंटेनमेंट विद इन सेफ्टी लिमिट्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इन सब में ये देखती है।
अब देखते हैं ये सीरियस सर्वे क्या है। अभी हमने न्यूज़ में देखा कि सीरियस सर्वे में पता चला था कि 1.89 टाइम्स ज़्यादा है स्लम्स में रिस्क फैलने का इसके कोविड-19 के। तो अब देखते हैं ये सीरियस सर्वे होता क्या है। अ सीरियस सर्वे इज अ टेस्टिंग ऑफ ब्लड सेरम ऑफ इंडिविजुअल एंड डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19। ये ब्लड सेरम से चेक करता है किसी भी इंसान के कि उसको कोविड-19 है कि नहीं, और उसका देखता है कि डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट, और देखता है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ है वो क्या कहते हैं कि कोविड-19 से लड़ने के लिए कि नहीं। द ICMR एंड NCDC, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, ये कंडक्ट कराते हैं ये सीरियस सर्वे। द सर्वे विल हेल्प टू लर्न अबाउट द प्रिवलेंस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। ये पता कर सकता है कि ये हेल्प करेगा पता करने में कि कोविड-19 का इन्फेक्शन कितना फैला है। द सर्वेज टू कंडक्टेड एट हेल्थ फैसिलिटीज़ इनिशियली, ये 10 हेल्थ फैसिलिटीज़ में इनिशियली क्या कहते हैं कंडक्ट कराया जाएगा। आफ्टर वैलिडेटिंग इट्स सक्सेस इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री, ये सब और भी कई रीजन्स में ये किया जाएगा। द सर्वेज टू टेस्ट 2000 सैम्पल्स इन अ वीक, ये लगभग 2000 सैम्पल्स पर वीक टेस्ट करेगा। इट विल फोकस ऑन, ये फोकस करेगा मेजरली प्रेग्नेंट वुमेन, आउट पेशेंट्स, दैट इज़ मोर ऑफ लो रिस्क ग्रुप्स, जो पेशेंट क्या कहते हैं डिस्चार्ज होके गए उनको देखेगा। द हेल्थ केयर प्रोफेशनल विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम हाई रिस्क पॉपुलेशन, और वहाँ के लोगों को ज़्यादा चेक करेगा जहाँ पे हाई रिस्क है इसके स्प्रेड होने का। इन अ पूल टेस्टिंग 4 to 5 swabs of collected sample will be tested for the virus. This is done to save time. When the test run shows positive result, the swab will run individually, कि वही चेक करेगा लोगों में कि कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं कि नहीं। अब देखते हैं अगली न्यूज़ आज की। IIT मद्रास टॉप इंस्टीट्यूशन इन गवर्नमेंट रैंकिंग, कि कल NIRF की रैंकिंग आई है। ये आप क्या कहते हैं पॉज करके वीडियो आप बता सकते हैं कि NIRF क्या कहते हैं वो HRD मिनिस्टर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। आप बता सकते हैं इस वक्त हमारा HRD मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस वक्त HRD मिनिस्टर हमारा कौन है। पहले नंबर पे IIT मद्रास आया है इस NIRF रैंकिंग में, उसके बाद है IISc बेंगलोर, फिर उसके बाद IIT दिल्ली। गवर्नमेंट रैंकिंग जो क्या कहते हैं HRD मिनिस्टर द्वारा रिलीज़ की गई है। इसमें क्या कहते हैं IIT मद्रास को पहला नंबर दिया गया है, उसके बाद IISc बेंगलोर, उसके बाद IIT दिल्ली। और यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc को टॉप नंबर पे है, उसके बाद है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके बाद BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और क्या कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने टॉप 10 से अपनी पोजीशन स्लिप कर दी है, इसमें यह कहा गया है। और क्या कहते हैं कॉलेज रैंकिंग में मिरांडा हाउस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है वो पहली रैंकिंग में है, उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, फिर उसके बाद हिंदू कॉलेज, ये रैंकिंग आई है। इस जो टॉप 10 रैंकिंग कॉलेजेस हैं उनमें पहले नंबर पे IIT मद्रास, फिर IISc बेंगलोर, फिर IIT दिल्ली, फिर IIT बॉम्बे, फिर IIT खड़गपुर, फिर 6 नंबर पे IIT कानपुर, 7 पे IIT गुवाहाटी, फिर 8 पे JNU, फिर 9 पे IIT रुड़की, फिर 10 BHU। और ये रैंकिंग रिलीज़ हुई है एक दिन बाद, जब क्या कहते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है उसके एक दिन बाद रिलीज़ हुई है। क्या कहते हैं इसमें वही कि क्योंकि जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें IISc और IITs ने अपनी ग्लोबल लिस्ट से पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्लिप की है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वो लोग डाउन पोजीशन पे आ गए हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग में। अब देखते हैं थोड़ा NIRF के बारे में जान लेते हैं। NIRF होती क्या है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फंक्शन। द NIRF रैंकिंग सिस्टम वॉज लॉन्च इन 2015, ये लॉन्च किया गया 2015 में। द फर्स्ट NIRF रैंकिंग वॉज रिलीज इन 2016, ये 2016 में पहली रैंकिंग रिलीज़ की गई थी। द NIRF रैंक इंस्टीट्यूशन इन 10 कैटेगरीज, ये 10 कैटेगरी में अपनी रैंकिंग देती है। इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट, कॉलेज, मेडिकल, फार्मेसी, लॉ, डेंटल एंड आर्किटेक्चर। इसका सिग्निफिकेंस है कि द NIRF रैंकिंग प्रमोट्स कंपटीशन अमंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री। ये क्या कहते हैं ये प्रमोट करता है कंपटीशन, क्या कहते हैं कम्पिटिटिव स्पिरिट हो स्टूडेंट्स के अंदर कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को बढ़ा सके रैंकिंग में, और क्या कहते हैं अच्छी रैंकिंग पहुंचा सके उसको। ऐसी
ऐसी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जगाने के लिए ये रैंकिंग की जाती है। द रैंकिंग हैव ग्रेट importance as the performance of the institution have been linked to institution of eminence scheme. Institution of eminence क्या होता है? The scheme is operated by the Ministry of HRD. It aims to project Indian Institute to global recognition. ये स्कीम इसलिए ऑपरेट की जाती है कि उसे यहाँ के इंस्टीट्यूट्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल सके, बाहर के लोग, पूरे वर्ल्ड में लोग जान सके, तो इसलिए की जाती है। अब देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में थोड़ा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। इसमें दिखाया गया है कि जो इन आईआईटीज़ और आईएससी है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया रैंकिंग में, काफ़ी डाउन हुए वो सब। और जो गुवाहाटी और हैदराबाद है, आईआईटी गुवाहाटी और हैदराबाद, उनमें सब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है। ओनली 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, आईआईटी बॉम्बे जो 172 पोजीशन में है, आईआईसी बैंगलोर 185, आईआईटी दिल्ली 193 जो टॉप 200 लिस्ट में आ पाए हैं। डिस्पाइट द सेंटर्स फ्लैगशिप इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस scheme to boost the Indian presence in this global ranking, the total number of Indian institutions in the top 1000 global list has fallen from 24 to 21। जो टॉप 1000 रैंक लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से सिर्फ कहते हैं काफ़ी डिक्रीमेंट आया इंडियन इंस्टीट्यूट्स का, क्योंकि पहले 24 थे, अब 21 ही रह गए हैं उस रैंकिंग में। आउट ऑफ द 6 पैरामीटर्स, इंडियन इंस्टीट्यूशन गेट 0 scores on the ratio of international faculty and students while scoring well on research impact measured through सिटेशन पर फैकल्टी, कि उन 6 पैरामीटर्स में कुछ में इंडियन इंस्टीट्यूशन को 0 मिला है, जैसे इंटरनेशनल फैकल्टी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, जो बाहर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको आने के लिए यहाँ पे उन पॉइंट्स में इनको इंडियन इंस्टीट्यूट्स को 0 मिला है, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो बाहर के होते हैं वो आते हैं इंडिया में पढ़ने। इंडिया ऑल्सो स्कोर पुअरली ऑन फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो बिकॉज ऑफ काउंटिंग ओनली फुल टाइम फैकल्टी। अब ये हो गया। देखते हैं आज की अगली न्यूज़। आज का पहला एडिटोरियल देखते हैं। बैक फ्रॉम द ब्रिंक, द मिस्ट्रेस ऑन बोथ साइड ऑफ द एलएसी कैन बी ओवरकम विद बेटर कम्युनिकेशन। इसमें वही कहा गया कि जो दोनों देशों के बीच में अनबन चल रही थी, जिसके कारण क्या कहते दोनों तरफ से स्टैंड ऑफ हो गया था एलएसी पे, तो वो बेटर बातचीत करके ख़त्म हो सकता है। तो इसमें एडिटोरियल में वही कहा गया है कि इंडिया एंड चाइना ऑन June 6 फॉर पार्शियल डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप फ्रॉम सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ स्टैंड ऑफ अलॉन्ग द लाइन ऑफ लेक्चर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कि 6 जून को दोनों के बीच में बातें हुई हैं और उसके बाद फिर ये ट्रूप्स अपने अपने पोजीशन पे गए हैं, कुछ पोजीशन से, हर पोजीशन से नहीं गए। जैसे पेंगोंग लेक से अभी वहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप इंडिया साइड में हैं ही, रुके हुए हैं वहाँ पे। तो उसमें वही कहा गया है। इसमें ये भी कहा गया है क्या कहते हैं कि हमें पुरानी पोजीशन लानी पड़ेगी चाइना के साथ, जैसा पहले था, जो पहले 1 महीना पहले जैसे पोजीशन थी वैसे पोजीशन लानी होगी। रिस्टोर द स्टेटस क्यू एंटे प्रायर टू चाइनाज मल्टीपल इंकर्जन दैट बिगेन 1 month ago। बोथ साइड्स आइडेंटिफाई 5 लोकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्टर्न सेक्टर इन लद्दाख। कि दोनों साइड से 5 लोकेशन थी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट है। नाकुला इन सिक्किम वॉज नॉट ऑन एजेंडा, वो एजेंडा में नहीं था। जो 5 और पोजीशन थी उसमें से पेट्रोलिंग पॉइंट से 14, 15, 17 चुशुल एंड नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक, और एक अब्रॉड प्लान हैज़ बीन एग्रीड टू होल्ड अ सीक्रीज ऑफ टॉक्स एट लोअर रैंक्स ऑफ कर्नल, ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल। और ऐसा भी कहा गया कि ये इनके बीच, कर्नल के बीच में भी टॉकें होंगी अभी इसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, ब्रिगेडियर के और मेजर जनरल के लिए भी होंगी टॉक्स इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। इसमें यही बात कही गई है। द फिंगर्स 1 to 8 रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिफर्स टू माउंटेन्स पर्स ऑन द नॉर्थ बैंक। जो फिंगर्स होते हैं 1 to 8 जो फिंगर्स होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट माउंटेन्स रेंजेस होती हैं नॉर्थ बैंक में। By erecting tent, China has unilaterally changed the status quo। कि वहाँ पे टेंट लगा के पेंगोंग लेक पे उन्होंने पूरा ही कि जो पोजीशन थी पहले उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। द डिमांड्स मेड एट ग्राउंड लेवल सजेस्ट इंडिया चाइनाज मूव्स में इन पार्ट बी मोटिवेटेड बाय इट्स इनसिक्योरिटीज एंड इंडिया रिसेंट इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द इंडियन साइड ऑफ LAC, which have helped reduce the enormous asymmetry
दैट चाइना हैज़ एंजॉयड एंड नाउ वांट्स टू प्रिजर्व। कि ये क्या कहते हैं, जो आई है कॉन्फ्लिक्ट, जो इस वक्त आई है, चाइना के ट्रूप्स इधर आ गए हैं, तो वो इसलिए आया है क्योंकि इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया एलएसी पे, जो चाइना पहले ही कर चुका था। क्योंकि अब चाइना को लग रहा है कि यहाँ पे अगर इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया तो क्या कहते हैं, इनके कंडीशन डाउन हो जाएंगे और इन्हें दिक्कतें होने लगेंगी। तो वो नहीं चाहता कि इंडिया साइड पे ये स्ट्रक्चर बने और क्या कहते हैं, वो पूरी तरह से उन्हें छूट मिल पाए। ऐसा उन्हें चाहता है कि वो ऐसा ना कर पाए और पूरी तरह से रोक ले इंडिया को वहाँ पे बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इज प्रपोजल दैट द कॉर्प्स कमांडर हैव फॉर्मल मीटिंग वंस और ट्वाइस अ ईयर फॉर बेटर इंटरेक्शन बिटवीन द टू आर्मीज एट अ हायर लेवल। इसमें यह भी कहा गया है कि साल में 2 बार कॉर्प्स कमांडर की मीटिंग होनी चाहिए, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट दूर करने की, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आए भी और जो है उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। बोथ साइड मस्ट नाउ लुक अहेड एट व्हाट कैन बी डन विथ लेसन्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द रिसेंट पास्ट। और अब दोनों साइड्स को देखना चाहिए कि जो दिक्कतें हुई हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हुई हैं, जो प्रॉब्लम आ रही हैं, जो पास्ट में हुई थी, उससे हमें सीख लेनी चाहिए और आगे ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा एडिटोरियल है बेटर रेट। द राइज इन द रिकवरी रेट इज़ कॉज फॉर चेयर बट इट गिव्स नो रूम फॉर कॉम्प्लिसेंसी। कि जो रिकवरी रेट है इंडिया में काफ़ी अच्छा है, उस वही चीज़ बताई गई है, लेकिन तब भी स्प्रेड बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो उसमें भी ये कहा गया है, फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव इन अ ब्लैक सिनेरियो इज सो समटाइम्स यूजफुल इन अवॉइडिंग फैटिक फ्रॉम अ प्रोलॉन्ज कैंपेन। इसमें यह भी कहा गया है कि हमें पॉजिटिव को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी इन तरह के जो पेंडेमिक होते हैं उनमें दिखाता है कि हम पॉजिटिव देख रहे हैं, तो और पॉजिटिवली होने के चांसेस होते हैं। लगभग 1,46,716 पीपल रिकवर कर चुके हैं और एक्टिव केसेस 1,42,000 है इस वक्त। इंडिया का फर्टिलिटी रेट है 2.8%, जो ठीक है, जो सही है। जो कहते हैं मरने वालों की संख्या 2.8% है। द रेट ऑफ रिकवरीज हैव नो अदर वेज टू गो बट स्टेडली अपवर्ड्स। क्या कहते हैं, इसमें यह भी कहा गया कि जो रिकवरी रेट है उसको ऊपर ही बढ़ना चाहिए, तभी लोगों के लिए सही है। क्योंकि अगर वो ऊपर नहीं बढ़ा, इंक्रीमेंट नहीं हुआ रिकवरी रेट का, तो लोगों के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे, ये फर्टिलिटी रेट और बढ़ सकता है। It must be remembered that Indian government revised its discharge policy as of some other nation no longer have a patient to test negative twice over an interval of 24 hours। कि जिस पेशेंट के 2 बार नेगेटिव आ जाता है 24 घंटे के अंदर, तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एनी पेशेंट हु डज नॉट शो एनी सिम्टम ओवर 3 इज अलाउड टू गो होम। और जो अगर किसी पेशेंट को 3 दिन तक कोई सिम्टम्स नहीं आता है तो उसे भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एंड पेशेंट हु वर क्रिटिकल केयर रिक्वायर ऑनलाइन ओनली 1 नेगेटिव टेस्ट टू बी डिस्चार्ज। और जो क्रिटिकल केयर में होते हैं उनको एक नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए। एक नेगेटिव टेस्ट आने पे उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस पे क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, डिस्चार्ज इज लाइकली टू बी फॉलो विथ होम आइसोलेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 7 days और 2 weeks विथ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट आउटसाइड द होम। और जो डिस्चार्ज होता है इसमें यह भी होता है कि 7 दिन तक आपको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, या 2 वीक्स तक या 14 दिन तक होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा और घर से बाहर नहीं निकलना होगा। इसमें यही बात कही गई है। एवरीथिंग द गवर्नमेंट डज नॉट हेयर और मस्ट नॉट टू अलाउ द रिकवरी रेट मस्ट रीच इट्स नेचुरल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेज एंड टू कीप द केस फर्टिलिटी रेट डाउन। इसमें यह भी कहा गया कि हमें रिकवरी रेट बढ़ाना होगा, ना कि फर्टिलिटी रेट, मरने वालों की संख्या कम ही रखनी होगी। तभी ये अच्छा हो पाएगा, तभी लोग बच पाएंगे और स्प्रेड को कंट्रोल करने में, कोविड को कंट्रोल करने में सहायता मिल पाएगी। इसमें यही कहा गया है। अ केस फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी, ये है हमारा अगला एडिटोरियल। अ पब्लिक डिबेट कुड बी हिंडर द रिजोल्यूशन ऑफ पास्ट स्टैंड ऑफ विद चाइना। इसमें यही बात की गई, वही जो इंडिया चाइना के बीच एलएसी पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी के बारे में ये एडिटोरियल है। कि इसमें कहा गया कि इंडियन आर्मी सेट इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप बिगेन अ पार्शियल डिसएंगेजमेंट फ्रॉम सम ऑफ द स्टैंड ऑफ पॉइंट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख विच हैव बीन टेंशन सिंस अर्ली में। कि कहते हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में बातें हुई हैं उसके बाद क्या कहते हैं, दोनों कंट्रीज़ के ट्रूप्स में कुछ कुछ लोकेशन से अपनी आर्मी हटा ली है, पीछे कर ली है, स्टैंड ऑफ को ख़त्म कर दिया है। इसमें वही बात की गई है। इसमें यह भी कहा गया द पिक्चर दैट emerged on June 9 indicated that we are the beginning of the process to resolve the situation and not the end। इसमें यह कि अब हम क्या कहते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि
हम एंडिंग में है कि इसे और बढ़ा दें, ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। लेकिन अभी भी जो पेंगोंग लेक है वहाँ पे चाइनीज़ साइड, वो इंडियन साइड में चाइनीज़ ट्रूप रुके हुए हैं, वो एक टेंशन का माहौल है, इसमें ये भी कहा गया है। ऐसा ही 2013 में हुआ था जब चाइनीज़ ट्रूप आ गए थे इंडिया में, देप्सांग प्लेन्स में आ गए थे। जैसे पेंगोंग टिसू लेक में है वैसे ही देप्सांग प्लेन्स में आ गए थे उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी थे शिव सन मेनन, उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने स्टैंड ऑफ रिजॉल्व किया। और उस वक्त लोगों पूछ रहे थे गवर्नमेंट से, क्या कहते हैं आपने क्या किया चाइना को स्टैंड ऑफ ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया, उस वक्त लोगों से पूछा गया था। तो उन्होंने उस वक्त प्रीमियर लीग क्यूइंग का स्टैंड वो विजिट थी उसको बंद ख़त्म कर दिया था कि वो नहीं आ सकते जब तक ये स्टैंड ऑफ ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसा उन्होंने कहा था, ऐसा उन्होंने अपनी बुक में कहा है। मिस्टर मेनन ने कहा है कि द की टू अराइविंग एट अ सक्सेसफुल आउटकम। उन्होंने जो बुक लिखी थी, जो चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, मिस्टर मेनन की जो बुक है उसमें इन्होंने ऐसा कहा है कि वॉज कीपिंग पब्लिक रिलेटेड काम एंड स्टडी, displaying strength and giving the advisory a way out which was out preferred solution। कि एक सॉल्यूशन होता है कि लोगों को स्ट्रेंथ दिखाना और क्या कहते हैं दिखाना, एडवाइस करना अपनी कंट्री को, अपनी गवर्नमेंट को कि कैसे वो स्टैंड ऑफ ये कंट्रोल कर सके। इसमें ऐसी बात की गई है। क्या जब गवर्नमेंट ने 2014 में भी ऐसा चाइनीज़ का हुआ था तो उस वक्त कहते हैं, तो उस वक्त कि गवर्नमेंट से पूछा गया था कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया, क्या कहते हैं देप्सांग में जो स्टैंड ऑफ है उसमें क्या किया। उस वक्त मिस्टर मोदी क्या कहते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने भी पूछा था कि व्हाट आर द रीज़न वी हैव पुल्ड बैक फ्रॉम योर ओन लैंड, कि आपने क्या किया अपने लैंड को सेव करने के लिए। तो इस वक्त वैसी ही कंडीशन है, जब उनसे लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, तो क्या कहते हैं उनके पास जवाब नहीं है। और क्या कहते हैं वो इंटरनली डिसीजन दे रहे हैं, हर गवर्नमेंट इंटरनली डिसीजन देती है, वो पब्लिकली किसी चीज़ को रिजॉल्व दिखा नहीं सकती। तो वही चीज़ ऐसा इसमें बताया गया। द टेंशन ऑन द LAC आर नाइदर द फर्स्ट नॉट लाइकली टू बी द लास्ट विद एवरी इंसिडेंट, दे आर हाउएवर गेटिंग इंक्रीजिंगली politicized in an environment where there is 24/7 demand on social media for information। कि कहते हैं हम टेंशन बढ़ाने नहीं चाहते LAC पे, क्योंकि अब चाइनीज़ साइड कहते हैं एग्रीमेंट पे आ गया कि वो अभी पीछे कर लेंगे आर्मी कुछ लोकेशन से। अभी कुछ लोकेशन बाकी है, लेकिन कुछ टॉक के बाद उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। इस एडिटोरियल में यही सब बताने की कोशिश की गई है। सो थैंक यू फॉर द टुडे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।